नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप जो शांति का मसीहा बनना चाहते हैं और नोबेल पाना चाहते हैं, लेकिन असल में उनके पाप का घड़ा भर रहा है। जिस शख्स के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं, दुनिया भस्मासुर कहने लग गई है। उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को फिर से नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी तारीफ करते नहीं थकते, दुनिया के कई इकोनॉमीज के लिए आज वो सबसे बड़ा खतरा है। तो आखिर क्यों मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल? क्या हजारों मासूमों की जान के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिया जाएगा? क्या ईरान के साथ वादा खिलाफी के लिए उन्हें नोबेल दिया जाएगा? याद कीजिए वो हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया, जिसमें 160 से ज्यादा मासूम बच्चियां मारी गईं। क्या इस पाप के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिया जाएगा? तेहरान चाहता है कि ट्रंप का हिसाब हो। ट्रंप चाहते हैं उन्हें नोबेल मिले और उन्हें नोबेल के लिए लिस्ट में उनके नाम को रखा गया है। लेकिन इसके उलट ट्रंप के पापों का कच्चा चिट्ठा इतना मोटा है कि उसे पढ़ने में सदियों लग जाएंगी। एक तरफ शांति का नाटक, बातचीत के ड्रामा, तो दूसरी तरफ पीछे से धोखा देने की आदत। यही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत। और मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप काल साबित हो रहे हैं। अपनी सनक में न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। कुर्सी पर कुंडी मारकर बैठे शख्स के दावे तो आसमान छूते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत खून और मलबे से सनी हुई है। नोबेल का शांति पुरस्कार उसे मिलता है जो दुनिया को जोड़ता है, दुनिया को कुछ नया देता है, दुनिया के लिए आविष्कार करता है, दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन ट्रंप ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ट्रंप चाहे जितने भी कोशिश कर लें, इतिहास उन्हें पीस मैन नहीं बल्कि विनाश मैन मानेगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल दिया जा सकता है? आखिर उनके नाम को शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया है? कितने लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं? करेंगे आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा। एक व्यक्ति जिसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसका इस्तेमाल वो दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए कर सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने पीछे अपने काम से सिर्फ तबाही के निशान छोड़े हैं। यह शख्स खुद को पीस मेकर कहता है, लेकिन इसके फैसलों ने सरहदों को बारूद में भर दिया है। जी हां, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। इन्हें अब फिर से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप काबिल हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए? ईरान में हजारों लोगों की हत्या के बाद, सैकड़ों मासूमों की हत्या के बाद, क्या मौत का सौदागर के प्रतीक बन चुके अब शांति का प्रतीक बनना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो सबसे पहले आपको मैं खबर बताता हूं कि न्यूज क्या आई है। 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को 287 नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें 208 व्यक्ति हैं और 79 संगठन शामिल हैं। लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन एक नया नाम भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस लिस्ट में है। पुरस्कार मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन अब नोबेल इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। लेकिन जिन लोगों ने नॉमिनेट किया है या फिर जिन लोगों ने लिस्ट में उनका नाम भेजा, मैं तो उससे भी सवाल करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर खुद अपनी तारीफ करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। वो दावा करते हैं उन्होंने दुनिया के 8 बड़े युद्धों को रुकवाया, लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये युद्ध वास्तव में रुके या ट्रंप ने डील करवाई? दुनिया बात को जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। लेकिन अब ट्रंप का बयान सुनिए, जिसमें नोबेल पीस प्राइज के लिए उनकी उत्सुकता, उनकी छटपटाहट साफ नजर आती है। As far as peace, I settled 8 wars, and people try and dispute it, but then they go over them. And
almost in every case, they sent letters thanking me and letters to the Nobel Committee. I don't care about that. Maria was very nice. She gave me her Nobel Peace Prize because she said she didn't deserve it. She was very, very nice. But I settled 8 wars. And in every case, the people, the prime ministers or presidents wrote letters thanking me. And as far as peace, I settled 8 wars. And people try and dispute it, but then they go over them. And almost in every case, they sent letters thanking me and letters to the Nobel Committee. I don't care about that. Maria was very nice. She gave me her Nobel Peace Prize because she said she didn't deserve it. She was very, very nice. But I settled 8 wars. And in every case, the people, the prime ministers or presidents wrote letters thanking me. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने 8 युद्ध सुलझाए हैं, डील कराई है, लेकिन हजारों लोग भी तो मारे हैं। करोड़ों लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जिनकी थाली में 2 वक्त का खाना नहीं है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 वक्त चूल्हा नहीं जल पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कहानी तो बता रहे हैं, मैं उनके हिसाब किताब का पूरा ध्यान रखता हूं। उनके पाप का बही खाता आपके सामने रखेंगे, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले की शुरुआत की, हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों बच्चियां मारी गई और ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कुचल दिया। वेनेजुएला में घुसकर घुसपैठ करके दादागिरी की, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया। ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने घुसपैठ किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन किडनैप किया और उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी उठा ले गए। और इस ऑपरेशन का खुद को आका भी चीख चीख कर ट्रंप कहते रहे। वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नेटो को धमकाया, सहयोगी देशों को कोसा, कहा इस मैटर से दूर रहो, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है और वो अमेरिका लेकर रहेगा। अफ्रीका में सैन्य अभियान चलाया। 2025 के अंत में ट्रंप ने नाइजीरिया और सोमालिया में हमले किए, आतंकी समूहों को खत्म करने की बात कही, लेकिन कई आम नागरिक भी मारे गए। हश मनी केस में ट्रंप को 34 संगीन मामलों में दोषी ठहराया गया। 6 जनवरी को हिंसा हुई थी 2021 में कैपिटल हिल में, जब ट्रंप चुनाव हार गए थे। जनता को उकसाने का आरोप लगा, चुनावी नतीजों को पलटने की कोशिशों के गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा टैरिफ और व्यापार युद्ध, कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। वैश्विक शेयर बाजार और ट्रेड डील से बुरा असर हुआ, यहां तक कि ईरान युद्ध से पैसे भी कमाए इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप पर 24 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। लेखक ई जीन कैरोल मामले में ट्रंप ने कोर्ट को ने जिम्मेदार ठहराया, यहां तक कि एप्स्टीन फाइल में भी डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत गंभीर आरोप लगे। उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिस 8 युद्ध को रुकवाने का दावा करते हैं, उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी है और पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने किस करेज का परिचय दिया, किस हौसले का परिचय दिया, किस ताकत का ट्रेलर दिखाया। और पाकिस्तान को घुटनों पर आकर डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर की डिमांड करनी पड़ी। लेकिन झूठ बोलने की जब आदत हो जाती है तो इंसान को उसमें मजा आने लगता है। ट्रंप के पापों का छोटा सा चैप्टर मैंने आपके सामने रखा है। यह व्यक्ति खुद को पीसमैन कहता है, लेकिन ईरान के साथ उसकी लड़ाई ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा किया हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी हमलों में ईरानी गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें 175 मासूमों की जान चली गई। पूरा अमेरिका चीख चीख कर पीट हेगसेथ को वॉर क्रिमिनल कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को वॉर क्रिमिनल कर रहा है। यूएन ने इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि वो परमाणु हथियारों को रोक रहे हैं, लेकिन लोगों ने हकीकत देखी है। करोड़ों लोगों की जिंदगी को नर्क बनाना। एक पावरफुल व्यक्ति जो दुनिया को रहने के लायक बना सकता है, लेकिन उस हाथ ने सिर्फ और सिर्फ खून बहाए, मासूमों के खून बहाए, और उस खून भरे हाथ से
डॉलर्स में कमाई की। तो क्या शांति का नोबेल ऐसे हाथों में दिया जा सकता है जिन्होंने विनाशक मिसाइलें दागी हों? और ये जो ट्रंप हवाबाजी करते हैं, वो सच्चाई भी आप देख लीजिए। झूठ बोला ईरान की सैन्य शक्ति पूरी तरीके से तबाह हो गई। ईरान आज भी खड़ा है, होर्मुज अभी भी बंद है, खुलवा नहीं पाए तो नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए। यानी धरने का धरने से जवाब। फिर कह रहे हैं ईरान सीजफायर के लिए छटपटा रहा है, लेकिन ट्रंप सीजफायर की मियाद खुद बढ़ा रहे हैं। कहते हैं ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन हकीकत यह ईरान ने अपनी 3 शर्तें रख दी हैं। दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगी। हकीकत तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध से निकलने के लिए कोई एग्जिट प्लान है ही नहीं। ट्रंप ने बार बार युद्ध को जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस जंग को हम जीत चुके हैं, लेकिन सवाल तब उठा जब होर्मुज आज तक नहीं खुला हुआ है। सिर्फ युद्ध ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ट्रंप भस्मासुर साबित हुए हैं। उनकी ट्रेड वॉर नीतियों ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी। चीन, यूरोपीय संघ और यहां तक कि सहयोगियों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तबाह कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने दुनिया को मंदी और महंगाई के एक अंधेरे गर्त में धकेलने का काम किया है। जब दुनिया व्यापार के जरिए अमेरिका से जुड़ना चाहती थी, ट्रंप से जुड़ना चाहती थी, उम्मीद लगाए बैठी थी ट्रंप के आने के बाद हालात बदलेंगे, अमेरिका के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन ट्रंप ने उन दरवाजों पर दीवारें खड़ी कर दी। तो क्या आर्थिक सुनामी लाने वाले व्यक्ति को शांति दूत का नोबेल दिया जा सकता है? क्या किया दुनिया की इकोनॉमी के साथ? अहंकार में आकर ईरान पर हमला किया, उसके बाद होर्मुज बंद हो गया, जीसीसी का तेल आना बंद हो गया, 20% ऑयल खत्म हो गया मार्केट से। खास करके एशिया की डिपेंडेंसी होर्मुज पर, जीसीसी पर सबसे ज्यादा है। वैश्विक ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह से कई देशों पर भारी भरकम अंधाधुंध बेहिसाब टैरिफ लगाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेन देन, एक्सचेंज सब चरमरा गया। बढ़ती महंगाई की वजह से अमेरिका में इंपोर्ट सामान महंगा हो गया। सप्लाई चेन प्रभावित होने से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। शेयर बाजार में अस्थिरता का दौर आया। लाखों करोड़ डॉलर्स लोगों के, इन्वेस्टर्स के डूबे, आम नागरिकों के डूबे और पूरी दुनिया में डूबे, इंक्लूडिंग इंडिया। ट्रंप के इसी अनिश्चितता भरे फैसलों ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा दिया। सप्लाई चेन में भारी बदलाव, दशकों से बनी ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया गया। जबरन अमेरिका में उत्पादन के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि उत्पादन लागत बढ़ी और वैश्विक विकास दर धीमी होने का अनुमान लगाया गया। ईरान पर हमला, गाजा में नरसंहार, दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़, रूस के साथ विवादास्पद संबंध। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान समर्थक, ईरान सपोर्टर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संजय कुलकर्णी सर, आपसे मेरा सवाल, क्या नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें कोई शक नहीं विवेक, कि जिस प्रकार से पूरे ही मैं कहूंगा संसार में उथल पुथल, हाहाकार, जिस तरीके से मौतें हुई हैं, जिस प्रकार से लोग बेघर हुए हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक माहौल ऐसा खड़ा हुआ है कि पता नहीं कल क्या होगा, तीसरा महायुद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे हालात में अगर कोई सोचता है कि हम ऐसे व्यक्ति को अगर हम नोबेल पीस प्राइज दे, तो मुझे लगता है वाकई सोच में कुछ खोट होगी, क्योंकि ये सोच गलत है। नोबेल पीस प्राइज तब दिया जा सकता है अगर इस तरह की हरकतों को कोई रोके। कौन है जिसने इसको रोका? अगर कोई गलती कोई किसी से भी हो सकती है, उस गलती को सुधारने का काम किया और यकीन किया कि इस तरह की तबाही ना हो। अगर एक पुरानी सभ्यता को इस तरीके से बर्बाद करने में ही कोई तुल जाए, किसी भी कारण से हो, तो फिर गलत।
अगर पुरानी सभ्यता ने कोई गलती की है तो उनको समझाने की जरूरत थी, उनको बताने की जरूरत थी, उनको रास्ते पे लाने की जरूरत थी, कोई युद्ध के द्वारा नहीं, बातचीत के द्वारा। ये युग जो युद्ध का नहीं है। अपने प्रधानमंत्री बार बार कहते आए हैं, और जिस किसी से भी बात हुई है भारत की, भारत ने इसी बात का कहा है कि बातचीत से ही, अभी भी इतना तबाही करने के बाद आखिर में क्या हो रहा है, बातचीत ही हो रही है ना, कि युद्ध रुक गया या हो गया, बातचीत मतलब बातचीत की जरूरत ही नहीं पड़ी और युद्ध खत्म हो गया। नहीं हुआ, तबाही हुई और तबाही का कोई नतीजा नहीं निकला, इससे फिर बातचीत क्या है। तो अगर नोबेल पीस प्राइज चाहिए था या किसी को मिलना चाहिए उसको, जो ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है सिर्फ और सिर्फ तबाही की ना होती तो बात बनती। मैं खुद, और मुझे लगता है मेरे जैसे कई लोग होते, कहते वाकई जो भी हो, और ट्रंप अगर कह रहे हैं कि उनको, और एक बहुत बड़े नेता है, एक बहुत बड़े राष्ट्र के नेता है, एक लोकतंत्र है, नंबर 1 कंट्री है दुनिया में, जरूर उनके राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लगता है शायद ये मजाक हो जाएगा, और लोग ये नोबेल पीस प्राइज के जो सोचते हैं ये नोबेल पीस प्राइज का मकसद क्या है, उसका माने क्या है, वो सब मिट जाएगा। और मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई भी, चाहे उनकी आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की नोबेल पीस कमेटी जो है ऐसे व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज देगी जिससे विश्व में तबाही हुई है, ना कि कोई भी ऐसा काम हुआ। मैं आश्चर्य में हूं, ऐसे कौन लोग हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू नॉमिनेट करते हैं। ये वही लोग हैं जो जिनको बहुत प्यारे लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनका अपना पर्सनल एजेंडा है। कर्नल एस के मलिक, आपको क्या लगता है? विवेक जी देखिए, जो नेतन्याहू साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों जो एंडोर्स करते हैं, उनका अपने अपने मकसद है, अपने अपने हित है उनके उनके देखिए, नेतन्याहू साहब उनके साथ आते हैं तो अपनी चीजों को एक तरह डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका साथ देता है अमेरिका। आज से नहीं, पहले दिन से देता है। और पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो एक पिछलग्गू कंट्री है। पाकिस्तान को पैसे दे देगा पाकिस्तान, और भी कुछ बोल देगा। अगर नोबेल पीस प्राइज से ऊपर भी कोई प्राइज दुनिया में मिलेगा वो उसके लिए भी एंडोर्स कर देगा। ट्रंप साहब कहते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी आप खड़े हो जाइए, तो वो खड़े हो जाते, कहते हैं बैठ जाइए तो बैठ जाते हैं। क्या पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? देखिए, पाकिस्तान जो आज के देश में कह रहा था, मैं दो कंट्रीज के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में इस्लामिक कंट्री होने के कारण मैं उनके लिए बीच में एक समझौता कराऊंगा, शांति वार्ता कराऊंगा, और मैं दुनिया के लिए वो कंट्री बनूंगा जिसका दुनिया लोहा मानेगी। क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है तो पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए। इस दुनिया के अंदर ट्रंप साहब के आने के बाद, चाहे उनका पहला फेज 1 ले लीजिए, पहला प्रेसिडेंटशिप का पहला दौर ले लीजिए, और अब ले लीजिए, इस दौर में उन्होंने सारे वो काम किए हैं जो एक तरह से देखा जाए उनको अगर नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल वार प्राइज कोई हो तो वो दे दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर सारी इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करने में पूरी पूरी योगदान दिया है। लास्ट ईयर से सुनिए, जब से वो प्रेसिडेंटशिप उन्होंने अख्तियार की है, उसके बाद से उन्होंने जो जो टैरिफ वार छेड़ा है, इसमें दुनिया का कितना नुकसान हुआ है, देशों का कितना नुकसान हुआ है। और यही नहीं, उनकी दलील है कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए, उन्होंने हजारों लोगों की जान बचा दी। विवेक जी, शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध रुकवाकर हाफ बिलियन पीपल को बचाया है। विवेक जी, अगर ट्रंप साहब अपने आप की एक ना यो सेल्फ प्रेज में इतने ज्यादा सम्मोहित है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं, उस पर कोई वश नहीं है। सुबह क्या बोल देंगे, शाम को क्या बोल देंगे, और इसके बीच में भी क्या बोल देंगे, कोई अंदाजा नहीं है। आप ये सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर तब बंद हुआ है, ये पूरी दुनिया को मालूम है, उनको भी मालूम है कि जब उनके पाकिस्तान रोता रोता अमेरिका के पास गया कि हम ऐसी स्थिति पहुंच गए हैं तो प्लीज कुछ करिए, तब डीजीएमओ के लेवल पे लेके इसको सम्मानजनक रूप देके उन्होंने डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की। हमारे डीजीएमओ अवेलेबल भी नहीं थे, फोन भी नहीं लिया था कई बार, उसके बावजूद ये हमने जो ऑपरेशन रोका है, ये दोनों दोस्तों की स्थिति को देखते हुए उस टाइप की स्थिति रोका गया। अब वो क्लेम करने को कुछ भी कर लें, पूरी दुनिया में एक राष्ट्रपति को उठाकर ले आते हैं, उनकी पत्नी को उठाकर ले आते हैं, क्या संदेश देते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन होने का संदेश दिया जाता है कि हम आपको कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर खतरा पहले से ही बता देते हैं, पहले से दावा ठोक रहे हैं। क्या ऐसा कौन सा अचीवमेंट है कि जो वो नोबेल पीस प्राइज के
जो हकदार बनते हैं। ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो लोग उनको समर्थन करते हैं, वो लोग सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी अपनी फायदा देख रहे हैं। और अपनी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दोबारा मैं इसे जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान का तो उसकी तो सांसें भी उधार पे चल रही है। उसको तो दो ही काम पे, या तो लोन पे जिंदगी चलती है या फिर खैरात पे जिंदगी चलती है। तो पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात इजराइल की है, मैं ये इट इज ए रिपीटिशन, बट ये रिपीटिशन कॉज पे मैं कह रहा हूं, इजराइल का मकसद दूसरा है, उसका कंसर्न दूसरा है। तो और कोई भी इन दो नेताओं के अलावा दुनिया में अभी नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब के लिए कोई नाम का एंडोर्स करने वाला कोई तीसरा मुल्क मिलेगा। जी आलोक सर, आपका रिएक्शन। विवेक जी, ये मजाक है अगर कोई बात करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज दिया जाए। ये मजाक है पूरी दुनिया के सामने, और इससे बड़े मजाक का कोई विषय नहीं हो सकता है। वो आदमी जो पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा दे, और उथल पुथल कैसे मचाई जाए तो हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बता ही दिया। मैं दो चार और बातें बताना चाहूंगा। वो पहले ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं जो 34 फेलोनी काउंट्स में उनको फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स के लिए चार्ज लगाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में 2024 में। उनको जॉर्जिया में रैकेटिंग का चार्ज प्रूफ हुआ है। उनके पास फ्रॉड के चार्जेस प्रूफ हुए हैं। उनके पास इलेक्शन इंटरफेरेंस का डीसी में चार्ज है। उनके पास जॉर्जिया का जो रैकेटिंग केस है 10 फेलोनी काउंट में उनकी चार्जशीट हुई है। उनके पास जीन कैरोल केस में सेक्सुअल अब्यूज एंड डिफेमेशन का केस प्रूफ हुआ है। $5 बिलियन डैमेज में दिया गया है 2023 में। और एक सेकंड केस है जिसमें 83.3 मिलियन पेनल्टी डिफेमेशन में दिया गया है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और विश्व में जिस तरह से उन्होंने उथल पुथल मचाई है, जिस तरह से देशों में एक ऐसा आदमी जो किसी इंडिपेंडेंट देश के अंदर घुस के उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को जबरन किडनैप करके लाइक ए माफिया उठा के लाता है। कैन एनीबडी, एनी सेन पर्सन, कोई भी दिमागी हालत में अच्छा आदमी बोल सकता है कि इस आदमी को शांति का पुरस्कार दिया जाए, नोबेल पुरस्कार? मैं तो अचंभित हूं अगर कोई भी इस तरह की बात करता है विवेक जी। और ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और डिफरेंट चैनल्स में तरह तरह के विवाद खड़ा करने और डिस्कशन का ये मुद्दा बनाया जाता है। मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं है। ये शख्स नोबेल पीस प्राइज का हकदार ही नहीं है। हकदार मतलब चर्चा भी नहीं होनी चाहिए इस बात की। He is not liable to be discussed नहीं, for लेकिन it. अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दुनिया को पता चलना चाहिए व्यक्ति कर क्या रहा है, नहीं तो कल को 100 समर्थक यहीं खड़े हो जाएंगे, भाई डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज दो। हाँ विवेक जी, अभी एब्सेंट फाइल का देखिए दबा के रखा हुआ है। जब तक ये प्रेसिडेंट है चीजें खुल के सामने नहीं आएंगी। जो आदमी का एब्सेंट फाइल के अलावा सेक्सुअल अब्यूज केस में स्टेट ने, आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, अवार्ड दिया हुआ, कंपनसेशन दिया हुआ नहीं, लेकिन ट्रंप की दलील यह है कि भाई हमने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो करोड़ों लोग मारे जाते। ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता। असलम रिजवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने ये बताया कि दो कंट्री ही ऐसी है कि जो नॉमिनेट करेगी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, इनाम के लिए। एक इजराइल है और दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि सदी का जो सबसे बड़ा नहायत ही ख़तरनाक, खूंखार और जल्लाद आतंकवादी है, जिसका नाम दुनिया उसामा बिन लादेन के नाम से इन्हें पुकारती है। ये खबीस इंसान, ये शैतान को पनाह देने वाला अगर कोई मुल्क है तो उसे पाकिस्तान कहा जाता है। और ये वो पाकिस्तान नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। एक और दूसरा इजराइल है कि जिसने गाज़ा में हज़ारों बच्चों का कत्लेआम किया और उनकी नरसंहार किया। उन्होंने क्या क्या नहीं किया इन दोनों मुल्कों ने। और ये दोनों पीस के लिए बात करते हैं। मुझे वाक़ईन बहुत ही हंसी आती है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
तो विवेक भाई, जी। ये जो सच्ची बात ये है कि इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो ईरान का टेरर, हमसाया मुल्क है। एक हमसाया मुल्क होने के बावजूद इस तरह की हरकतें करता है वो आपके साथ, और आप जाकर फिर ईरान जाकर पाकिस्तान के अंदर पीस टॉक करते हैं, और वही व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है। ईरान ने कई बार ये बात कही है कि हमको पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करते, पाकिस्तान नहीं जाते, तो दुनिया वाले ये कहते देखो ये ईरान जो है वो जंग तलब है, जंग चाहता है, और इसे जो है पीस की जो है ख्वाहिश नहीं है। वो ईरान की मजबूरी है जिसे वो बार बार जाहिर कर चुका है। जी। पाकिस्तान इसलिए जाता है ताकि वो अपनी बात जो है दुनिया वालों तक पहुंचा सके। ईरान की ख्वाहिश यही है ताकि दुनिया में उसका नाम खराब ना हो सके। जी। इमरान खोखर जी, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? उनको नॉमिनेट करके लोगों ने सही किया है, पाकिस्तानी पीएम देखिए शहबाज शरीफ ने अच्छा काम किया है। विवेक जी, सबसे पहले तो मेरे जितने वेटरन हमारे पूर्व फौजी रहे इनको मेरा सल्यूट, और ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी साहब को आदाब अर्ज। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई। चाहे इजराइल हुए, अमेरिका हुए, ये सभी लोग वॉर मॉन्गरर रहे हैं, वॉर क्रिमिनल्स रहे हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रीजन रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्म लॉबी के पपेट्स रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये तो वो बात हो गई कि चंबल के डकैतों को एक बार पीस प्राइज दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वो डकैतियां डाल रहे हैं तो वो चंबल की एक टेरिटोरी के अंदर डाल रहे हैं, डिस्टर्बेंस वहां क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो पीस प्राइज मांग रहा है जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया, वो पीस प्राइज मांग रहा है जो जो कहते हैं ना कि बच्चों के साथ जिस सेक्सुअल अब्यूजर रहा वो पीस प्राइज मांग रहा है। वो व्यक्ति पीस प्राइज मांग रहा है जो चुनाव होने के बाद एक अपील करता है और कैओस क्रिएट कर देता है, अव्यवस्था फैला देता है और दंगे भड़का देता है, कैपिटल हिल के अंदर विवाद करा देता है। वो इंसान पीस प्राइज मांग रहा है जो एक घर में सोए हुए राष्ट्रपति को मैं उनकी वाइफ उठा के ले आता। ये जस्टिफिकेशन होगा कहीं से? वो व्यक्ति पीस प्राइज की बात कर रहा है जो हमारे देश के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा था कि हमारे इतने जेट गिरा दिए, उतने जेट गिरा दिए। वो व्यक्ति पीस प्राइज मांग रहा है। देखिए, मेरे को एक बात समझ के कोशिश कीजिए। दुनिया की अप्रोक्सीमेट 80% कंट्रीज की सरकारों के अंदर अमेरिका का अमल दखल होता है, और दुनिया की इन सभी कंट्रीज का इंटरफेरेंस होने की वजह से अमेरिका की सरकार के अंदर आर्म लॉबी का सबसे बड़ा इंटरफेरेंस होता है। और जूइश लॉबी, जो कि आर्म डीलर्स, दुनिया के तमाम आर्म डीलर्स का कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना हुआ है। सर, अगर वॉर नहीं होगा तो हथियार कौन खरीदेगा? दुनिया में सभी दूर शांति आ गई, दुनिया में सभी, दुनिया के सारे पड़ोसी देश आज एक दूसरे से प्रेम से रहने लग गए। ऑयल के लिए कोई विवाद नहीं होगा, लड़ाई जमीन के लिए कोई विवाद नहीं होगा, ट्रेड वॉर के लिए कोई आर्म बिकेगा? आप बताइए, दुनिया में अगर शांति होगी तो क्या बिकेगा? आर्म तो उनकी जो सबसे बड़ी दुकानदारी है वो तो बंद हो जाएगी। तो आर्म के जितने भी डीलर है वो नहीं चाहते हैं कि वॉर रुके, कहीं ना कहीं वॉर चलना चाहिए। आपने सीज फायर की बात की, क्या अभी भी आज टिल डेट लेबनान के अंदर सीज फायर है क्या? आप पूछ लीजिए। सीज फायर, सबसे पहला अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि हम 4 दिन का सीज फायर कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर 8 दिन और बढ़ा के 2 हफ्ते का सीज फायर कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि टिल फर्दर ऑर्डर, अगले आदेश तक हम सीज फायर कर रहे हैं। क्या ये एक अनस्टेबल मेंटेलिटी के आदमी की पहचान नहीं है? उनके जो उपराष्ट्रपति है और हमारे उनके जो रक्षा मंत्री कह लीजिए पीट हेगसेथ और जेडी वांस, इनके बीच एक अंदरूनी तौर पर एक, समझ के चले, गृह युद्ध कह लीजिए या कोल्ड वॉर कह लीजिए, अमेरिकी सरकार के अंदर इस तरीके से चल रहा है। एक व्यक्ति है जो कह रहा था कि मैंने आपको मना किया था वॉर शुरू ना कीजिए, दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, हमें तो वॉर शुरू करनी है। कुल मिलाकर दुनिया एक ऐसे खतरनाक मुहाने पे खड़ी हुई है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे पावरफुल कंट्री क्या प्रधान देश, क्या राष्ट्रपति, वो एक अनस्टेबल माइंड का व्यक्ति है। वो कभी कहता है कि मुझे परमाणु बटन दीजिए, मुझे बटन दबाना है। वो कभी रात में उठ के कहता है कि 5000 पुरानी सभ्यता आज रात में खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि कल इनके सारे न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाएंगे। इस तरीके के लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाना, मुझे तरस आता है अमेरिका की जनता तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई प्राइज होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी कोई अलग से प्राइज होना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को पहचाना जा सके और इतिहास कम से कम याद रखे, आने वाले जनरेशन याद रखें कि ऐसे लोगों के लिए भी कोई एक प्राइज बना था। देखिए विवेक भाई, इतिहास अपने आप को एक समय के साथ
दोहराता रहता है। आज मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान का मिडिवल पीरियड का इतिहास देख लीजिए, सभी लोगों के इतिहास लिखे हुए हैं। क्या नहीं पता है कि किसने क्या किया, कौन अत्याचारी था, कौन अच्छा राजा था, कौन खराब राजा था, दुनिया में किसने एटम बॉम्ब गिराया, दुनिया में कौन था हिटलर, किसी को नहीं पता है क्या? सबको पता है। कौन था मुसोलिनी, किसी को नहीं पता है, सबको पता है। उनके क्या अंजाम हुए आप सोच के चलिए ना। और एक ईरान एक ऐसी सभ्यता जिसने 46 साल तक सारे सैंक्शन झेल लिए, सारी परेशानियां झेल ली, कभी किसी के ऊपर बेवजह हमला नहीं किया। अब अपनी सिक्योरिटी के लिए वो आईसीबीएम तो बनाएगा, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो परमाणु बम बनाए, अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी नहीं, उनका कहना है भाई वो अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं बना रहा, वो पूरे इजराइल को खत्म कर देना चाहता है, नक्शे से मिटा देना चाहता है। विवेक जी, इसलिए ईरान जो है वो आतंकवादी हरकतें कर रहा है, इसलिए उनको रोकना जरूरी है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका है, एक आतंकी मुल्क के हाथ में हथियार जाने से उन्होंने रोका है। 1945-46 के हिरोशिमा नागासाकी के गुनाहगार अगर दुनिया को आतंकवाद की परिभाषा बताएंगे, राष्ट्रपति को उठाने वाले आतंकवाद की परिभाषा बताएंगे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक के हजारों लोगों को मारने वाले आतंकवाद की परिभाषा बताएंगे, लीबिया के अंदर घुसकर ऑयल कंट्रोल करने वाले आतंकवाद की परिभाषा बताएंगे, 20 साल तक अफगानिस्तान को बॉम्बार्ड करके बर्बाद करने वाले आतंकवाद की परिभाषा बताएंगे। इनकी हैसियत है अगर आतंकवाद की बात करने की। कुल मिला के इस वॉर से अब दो चीजें सामने आएगी, लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं जी। इस वॉर के जब भी खत्म होगा दो चीजें निकल के आएगी। एक तो अमेरिका पूरी तरीके से साइडलाइन होगा, ना यूरोपियन कंट्री, ना नाटो, ना जीसीसी, दुनिया की कोई कंट्री उसका साथ नहीं देगी, और ईरान अपने आप में एक इस्लामिक डोमिनेंस बनकर आएगा पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका अलग थलग हो जाएगा। तो चलिए इसी बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम प्राइज मिलना चाहिए, पीस प्राइज मिले ना मिले, अलग थलग प्राइज तो दे दीजिए। संजय सर देखिएगा विवेक जी, लेबनान में एक लेबनान माउंटेन्स है और एक एंटी लेबनान माउंटेन्स है और एक बीच में बेका वैली है। तो अगर लेबनान माउंटेन्स है और एंटी लेबनान माउंटेन्स है तो फिर मुझे लगता है एंटी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, कि जो हर हमेशा शांति के विरुद्ध खड़े रहे। ये तो ठीक है, ये बातचीत करने के लिए हर एक की अपनी आकांक्षा गलतियां होती हैं। तो इसमें सच्चाई ये है कि कैसे कोई इस प्रकार की बात कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि वो वाकई कुछ कर रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 में से 9 आदमी कहे ये तो गलत है। अगर 5 भी हो जाए तो भी मान जाएंगे हम, चलो भाई कोई लोग हैं जो कह रहे हैं। अगर 10 में से 9 आदमी साफ, तो कई बार तो 10 के 10, अगर आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान में चलो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा उनके वहां पे कुछ उनके दामाद के जो बिजनेस है उसको चलाने की वो मदद कर रहे हैं, या पाकिस्तान खुद आज जबरदस्त जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया में गया, वहां से $5 अरब लिए और $5 अरब 3.5 अरब डॉलर देने थे उसने यूएई के, और उसी प्रकार से अगर मध्यस्थता करके जीत रहे। लेकिन यहाँ पर ईरान ने भी मुझे लगता है पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहना था कि आपकी मतलब आपकी क्या हैसियत है कि आप मध्यस्थता कर सकते हैं। मध्यस्थता करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आपने भी आपके बातों में, आपके जो अभी तक हरकत रही उसमें कुछ तो दम होना चाहिए। पाकिस्तान में भी कुछ नहीं। और चलो मानते हैं कि पूरे विश्व में आज शांति चाहिए तो कोई ना कोई प्रयास किया जा रहा है, तो शांति के प्रयास में भी अगर जबरदस्त हाहाकार मची हुई है पूरी दुनिया भर में। आप कीमतें देख लो, क्या गैस की कीमतें हो गई हैं, तेल की कीमतें देख लो, खाने पीने की कीमतें देख लो। मुझे लगता है कई एक देश तो ऐसे हैं वो तबाह हो जाएंगे, बिल्कुल तबाह हो जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा अगर अगले 15-20 दिन, तो कई एक देश तबाह होने के इसमें खड़े हो जाए। तो मुझे लगता है बहुत ये सोच गलत सोच है, और ये सोच ही दर्शाती है कि क्यों ईरान के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ रिटर्न है ना, छिपाने की कुछ बात ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो झूठ के भी सरदार हैं। फर्स्ट टर्म में इतना झूठ बोला कि वो डॉक्यूमेंटेड हो गया, उस पर वहां के मीडिया चैनल्स को बाकायदा रिपोर्ट छापनी पड़ी कि ये आदतन झूठे हैं, ये आदत से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना इनकी लाइफस्टाइल में शुमार हो गया है और इनको मजा आने लगा ऐसा करने में। और अब तो अमेरिका में यह भी बात चल रही है कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और इनका मेंटल टेस्ट करवाया जाना चाहिए। लेकिन मैं आश्चर्य में इस बात पे पड़ जाता हूं कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं और कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए।
मलिक सर। ये विवेक जी, मुझे लगता है कि जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है उसको थोड़ा रेजोल्यूशन पास करके एक और प्राइज ऐड करना चाहिए, जो कि ऐसे ऐसे सनकी लोग बार बार आते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि उनको कुछ नहीं दे रहे हो। दुनिया की नॉर्वे यानी नोबेल पीस प्राइज, दुनिया के सबसे ऊंचे प्राइज माने जाते हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? प्राइज मिलना चाहिए, रात दिन झूठ बोलने के लिए बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई प्राइज तो होना चाहिए ना उनके लिए। किडनैपर का भी प्राइज मिलना चाहिए उनको। तो आप दूसरे की पत्नी को और उनको लाके ऐसे ट्रीट करते हो, बेस्ट किडनैपर ऑफ द वर्ल्ड, खुद मुख्तार, ये उनको मिलना चाहिए। दूसरे का क्रेडिट चुराना, ये कोई सीखे तो उनसे सीखे। हर जगह वो क्रेडिट कराने के घुस जाते हैं, उनको ये भी प्राइज मिलना चाहिए। तो देखा जाए वो तो मल्टीपल प्राइज के हकदार है ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट ओनली पीस प्राइज। पीस प्राइज तो छोटी चीज हो जाती है शायद उनके लिए। और देखिएगा, पूरी दुनिया में अनिश्चितता फैलाना, पूरी दुनिया में घबराहट फैलाना, धमकी देने का भी कोई प्राइज होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि नोबेल पीस प्राइज शायद उनके लिए छोटी चीज रह गई, बहुत पीछे रह गई है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री उनके लिए फिर दोबारा से हर जगह लॉबिंग करने आ जाएंगे। कहां उनके लिए कोई कमी नहीं है एंडोर्समेंट देने वालों की। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी जहनीत के लोग जब आते हैं, वर्ल्ड में अव्यवस्था फैलती है, वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, और ये लोग अपने फायदे के लिए कोई कंट्री डूबे मरे इनकी वजह से, ये इनके लिए तो बड़ा फिट बैठता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको ट्रंप ने ठगा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या करते दुनिया के अंदर, इन्होंने इतना इस तरह का अनसर्टेनिटी का माहौल कर दिया है कि कंट्रीज को अपने एनर्जी रिसोर्सेज, डिफेंस, हर चीज के लिए खुद सोचना पड़ रहा है। यूरोप का धमका देते हैं, नेटो का धमका देते हैं, कब इनको बोलते हैं अपना खर्च खुद उठाइए। देखिए, पूरी दुनिया में अमेरिकन राष्ट्रपति की जो एक इमेज होती थी, जो उनका स्थान होता था, इन्होंने उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया है। इसका भी एक प्राइज जरूर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये तो अमेरिका में ही हो जाना चाहिए, वहां के लोगों को देना चाहिए। और जो इन्होंने इतना नुकसान किया है अमेरिका के लिए, रिलायबिलिटी फैक्टर, विवेक जी, किसी देश की, देखिए, हम इंसानों की भी बात का महत्व होता है, जब देश की बात का महत्व होता है, देश का मतलब है वहां की लीडरशिप क्या बोलती है। देश के पास से प्रेजेंट में जब हम कंपेयर करते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति जब कुछ बोलता था तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ना लहरें उठती थी, क्योंकि उनका सेंटेंस ऐसा नहीं कभी कभार आता था। और ये तो सुबह शाम दोपहर हर घंटे से ट्वीट दिला लीजिए, ये तो देखा जाए ट्वीट खेलते हैं और उसमें अपना आनंद लेते हैं। जी सॉरी, इनको लगता है वर्बल डायरिया भी है, एक तो बोलने की बीमारी है बहुत, सुबह शाम दिन रात मीडिया में बाइट ही देते रहते हैं। तो मैं भी एंडोर्स कर रहा हूं, इनके प्राइज तो बहुत सारे मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 1 दर्जन प्राइज तो उनको डिजर्व करते हुए। मैं तो इससे एक कदम आगे की बात करता हूं, हो सकता है कि अपना कोई पीस प्राइज कमेटी बना दें पूरी दुनिया के लिए, डोनाल्ड ट्रंप पीस प्राइज कमेटी। आपको चाहिए तो आपको $10 मिलियन देने होंगे, आपको मिलेगा पीस प्राइज। और मुझे लगता है बहुत जल्द एक और बार अभी नोबेल का आप ऐलान होने दीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप तक ये प्राइज नहीं पहुंचा तो अगला पीस प्राइज ट्रंप अपने नाम पर पूरी दुनिया में बांटेंगे। और इसमें बहुत दो राय नहीं है, इस बात को लेकर मैं 99% तक आश्वस्त हूं, ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो। मेरा तो इतना ही कहना है, जितना इनको सेल्फ ऑब्सेशन है ना, हर जगह यू नो हॉर्मुज की जगह ट्रंप स्टेट कर दो, इनको एक ट्रंप प्राइज जरूर एस्टेब्लिश कर देना चाहिए, और वही इन्हीं को देना चाहिए, चाहे जब ये नहीं भी रहेंगे तो मरणोपरांत इन्हीं को बार बार देना चाहिए, सो दैट उनकी आत्मा को भी शांति मिलती रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ट्रंप प्राइज का भी ऐलान बहुत जल्द हो ही जाएगा। इस पर देखिए, मैं इस बात से आश्चर्य में हूं कि जो लोग ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान दुनिया के लिए थ्रेट पैदा कर रहा है। ईरान जो है वो इजराइल, मिडल ईस्ट के लिए खतरा है। ईरान अगर पावरफुल हो जाता है तो पूरा मिडल ईस्ट खतरे की जद में होगा, पूरा इजराइल खतरे की जद में होगा, इजराइल के आसपास के देश खतरे की जद में होंगे। फिर हमास का वर्चस्व होगा, हिजबुल्लाह का वर्चस्व होगा, हूती का वर्चस्व होगा। तो क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं? ये ट्रंप सपोर्टर्स की बात है, तो क्या इस पॉइंट को देखा जा सकता है? आलोक जी। विवेक जी, देखिए, ट्रंप सपोर्टर और ट्रंप के एंटी लोगों के ख्याल से इस सब्जेक्ट को हम लोग अगर नहीं देखें, और अगर हम ये बात करें कि ईरान में आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अगर मान लीजिए ये डेडलॉक कायम रहता है और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है, तो लेट अस इमेजिन कि होगा क्या। ठीक है, डार्क ईगल की डिप्लॉयमेंट अमेरिका कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल की,
उधर से बातें हो गई हैं, तरह तरह के हथियार वहां रीपोजिशन हो गए हैं। ईरान ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम ऐसा हथियार चलाएंगे कि हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। तो आप ये समझिए कि अमेरिका और इजराइल करेंगे ईरान पर आक्रमण, जबरदस्त बमबारी होगी, भयानक हथियारों से बमबारी होगी। ईरान क्या करेगा? इजराइल पर, पूरे मिडिल ईस्ट पर बमबारी करेगा। उसने बोला हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा। तो मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा, ईरान तबाह हो जाएगा, थोड़ा इजराइल तबाह होगा, पूरा नहीं तबाह होगा, क्योंकि उसने अंडरग्राउंड बंकर्स के अपने सिस्टम बना लिए, जैसे ईरान ने अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में हथियारों को रखना सुरक्षित रखा हुआ है, ऐसे वो अपने नागरिकों को भी सुरक्षित रखने की इजराइल ने व्यवस्था बना ली है। वार्निंग आती है, सारे वो बंकर के अंदर चले जाते हैं अंडरग्राउंड। तो तबाह कौन होगा? ईरान और मिडिल ईस्ट, सारे मुस्लिम देश तबाह होंगे। क्या अमेरिका तबाह होगा? मैं ईरान से के शासकों से ये जानना चाहता हूं। जी आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तबाह करेंगे? अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान तबाह होगा, पार्शियली इजराइल तबाह होगा और पूरे मिडिल ईस्ट तबाह होगा। क्या अमेरिका तबाह होगा? नहीं तबाह होगा। क्या ईरान के पास ऐसे वेपन है कि पूरे अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जाके अमेरिका को तबाह कर दें? तब तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, अमेरिका तबाह होगा। आप एटम बम छोड़ नहीं सकते, डर्टी बम। अगर आप डर्टी बम छोड़ेंगे तो इजराइल के पास भी एटम बम है, तो नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड से लड़ाई होगी, ये सारे देश बर्बाद होंगे। क्या अमेरिका बर्बाद होगा? नहीं होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने जो सुसाइडल मूड से बाहर निकल के, फाइनेटिक बिहेवियर से बाहर निकल के प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं विवेक जी, और जब इस ढंग से आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि इनको बैठ करके आपस में कोई रास्ता निकालने में ही भलाई है, क्योंकि अमेरिका नहीं तबाह होगा, पूरा मिडिल ईस्ट और ईरान तबाह हो जाएगा। जी हाँ विवेक जी। नहीं, आप तबाही के कगार पर खड़े हैं, हो जाएगा तो अब तो फ्यूचर की बात करें। प्रेजेंट में आधा मिडिल ईस्ट तबाह हो चुका है, जी उनके तेल के कुएं जी। बंद होने लगे हैं, सप्लाई है नहीं विवेक जी, तबाह अभी नहीं हुआ है। तबाह तब होगा जब सेकंड, अगर लड़ाई होती है सेकंड वेव, तो अमेरिका आक्रमण करेगा पहले से भीषण। ईरान ने एकदम खुलेआम बता रखा है कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी तेल संयंत्र हैं और डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, सबको मैं तबाह कर दूंगा। और उसमें ये क्षमता है, वो कर देगा, क्योंकि उसके पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइल्स बचे हुए हैं, ड्रोन नहीं। बचे लेकिन हुए फिर हैं। बात इस बात की है कि क्या वाकई ईरान एक आतंकी मुल्क है, रिजवी साहब, जिस पर अमेरिका बार बार ये कहकर कार्रवाई करने की बात कर रहा है? जी, सच्चाई तो ये है कि ईरान ने अब तक जो भी हमले इसराइल पे किए हैं वो बहुत बचा के हमले किए हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में एक, माफ कीजिएगा जी, जहाँ तक बात हो रही है मिडिल ईस्ट की, तो ईरान ने वहाँ पर हमले किए हैं कि जहाँ पर अमेरिका का कोई ना कोई किसी न किसी एतबार से वहाँ पे उसका शेयर था, ईरान ने उस पर हमला किया है। और बार बार ईरान ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट पर हमारा कोई भी हमला नहीं हुआ है, जो हमला भी हमने किया है वो अमेरिका के उन जगहों पे किया है कि जहाँ पर किसी न किसी एतबार से अमेरिकी मौजूद हैं। जो 2-4 होटल्स के बारे में आप बताएंगे मुझे अभी, वहाँ पर भी ईरान ने हमला इसलिए किया था कि अमेरिकी फौजी या मोसाद के लोग या अमेरिका के कोई फौजी अड्डे थे, वहाँ पर ईरान ने हमला किया। कहने का मकसद ये है कि मिडिल ईस्ट इंशाअल्लाह तबाह नहीं होगा, तबाह अमेरिका होगा, अमेरिका का वक़ार तबाह होगा, अमेरिका की जो साख थी वो तबाह होगी, अमेरिका की जो इज्जत है वो चली गई। वो सुपर पावर होने का जो उनके पास एक तमगा था, एक मेडल था, तकरीबन वो उतरता जा रहा है। अब अमेरिका से लोग डरते नहीं हैं। जैसे इजराइल के बारे में एक ज़माने में लोगों ने ये कहा था कि इसका आयरन डोम जो है बहुत ही ख़तरनाक है और इसको जो है कोई भेद नहीं सकता है। लेकिन दुनिया ने देखा कि आयरन डोम के होते हुए, पैट्रियट के होते हुए तल अवीव का अच्छा खासा इलाका इस वक्त खंडर बना हुआ है। कहने का मकसद ये है कि इजराइल जो अनबीटेबल था, अनबीटेबल नहीं रह गया। अमेरिका
जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि एक ज़माना था कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता था तो पूरी दुनिया तवज्जो के साथ सुनती थी, कान खोल कर सुनती थी। लेकिन अब जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जब ये बोलते हैं तो कोई इनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं देती। जैसे मोहल्ले में एक दीवाना होता है, वो कुछ न कुछ बोलता है, लोग गुजर जाते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। यही सूरत हाल इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है कि जब वो बोलते हैं, क्यों? इसलिए कि सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप से अगर पूछा जाए कि भाई तुमने ईरान पर क्यों हमला किया है, तो शायद वो रीजन न बता सकें, क्योंकि एक वक्त में कई नहीं, वो बातें कह वो तो रहे हैं करते कि हैं कि हमने ईरान पे। आतंकी मुल्क है और वो डर्टी बॉम्ब बना रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ तेल का खेल है। तेल के लिए जो है, जैसे उन्होंने जो है वेनेजुएला के बारे में कहा था जी। कि उसने ये किया और ये किया है, वैसे ही ईरान पर दुनिया समझ रही है आतंकी कौन है और असल में जो है आतंक जी, कौन आलोक फैला जी कुछ रहा कहना है। चाह रहे हो, उसके बाद मैं इमरान जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अमेरिका जो है वो एक टेररिस्ट मुल्क हो गया है और पूरे दुनिया में उसने विध्वंस मचा रखा है। लेकिन ये हमारे जो पैनलिस्ट है, विथ ऑल रिगार्ड्स टू हिम, जो इनका ये कहना है कि हम बहुत बचा के हमने आक्रमण किया है, ये बेकार की बात है। मैं बता सकता हूँ कि कैसे बेकार की बातें हैं। ये पूरे युद्ध की शुरुआत हुई है 2023 में आक्रमण के बाद। वो बड़ी क्या वो पीसफुल और बचा के किया गया आक्रमण था हमास के द्वारा? हमास किसका ऑर्गेनाइजेशन है? पूरा देश, पूरा विश्व जानता है हमास किसका ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह को जब बोला गया कि आर्म्ड प्रेजेंस आप लिटनी रिवर के नीचे नहीं रखेंगे, सारे देशों ने साइन किया। 5 देशों ने, विश्व के, इंक्लूडिंग चीन, चाइना ने साइन किया। यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन पास हुआ 1701। फिर लिटनी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह ने कैसे अपने सैनिक कमांडर्स बना लिए, कैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बना लिए, कैसे अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, कैसे रॉकेट्स एंड मिसाइल्स लॉन्च के लॉन्चिंग पैड बना लिए। तो ये कहना कि मैं तो बहुत दूसरा पाक साफ नहीं है और मैं पाक साफ हूं, ये कहना मैं रिजवी साहब जल्दी से। जी हाँ, जी जी। मैं जवाब देना चाहूंगा। ये बताइए कि आपको ये मालूम है कि हिजबुल्लाह क्यों बनाई गई, उसके पीछे राज क्या था, उसके पीछे वजह क्या थी? सब जानते हैं कि साउथ लबनान पर जब इजराइल ने हमला किया था और साउथ लबनान के बहुत से इलाके को कब्जा कर लिया था, तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हिजबुल्लाह जो है बनाई गई है। और जिसके फाउंडर जो हैं वो, उन्होंने ये बात कही थी कि रोज रोज, मूसा सदर उनका नाम है, रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाया जाए। हिजबुल्लाह के साथ जो अत्याचार हुए, जो जुल्म हुए, हिजबुल वहाँ की, आप जानते हैं कि लबनान की औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। वहाँ की औरतों के ऊपर अत्याचार हुए, उनके साथ क्या क्या सलूक किए गए, उसके रिएक्शन में जो हिजबुल्लाह वजूद में आई है और जो हिजबुल्लाह पे जुल्म हुआ है, अगर आप उसे सोचेंगे, अभी कल आप और देखिए किसी और दिन कल बातचीत कर कितना लेंगे वहशियाना जो हमला ईरान के प्रॉक्सी है रिजवी उसको साहब, लेकर। वहां पे किया। विवेक जी आलोक जी, छोटी सी समय बात मैं सीमित है, कहना चाहूंगा। जल्दी से प्लीज। हाँ, पाकिस्तान यही कहता है कि कश्मीर के मुसलमानों को बचाने के लिए हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा खड़ा किया है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा विषयांतर है। बात आपकी सही है, हर किसी के अपने अपने दावे, अपनी अपनी दलील, अपनी बात, अपनी चीज को सही बताने का एक तरीका है। इमरान खोकर कुछ कह रहे हैं। इमरान खोकर जल्दी से। देखिए, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी कंक्लूड करूंगा विवेक जी। सीज फायर क्या होता है, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अब पता चलेगा। जब भी गाजा के मामलों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का प्रपोजल आया, हमेशा अमेरिका ने वीटो करके उस सीज फायर को खत्म किया और सीज फायर होने नहीं, उस प्रस्ताव खत्म किया, सीज फायर होने नहीं दिया। कुल मिलाकर ये गाजा के मासूम बच्चों की आह है जो इस अमेरिका को सुपर पावर से बिल्कुल डम पावर कर देगी। ये गाजा के उन मासूम बच्चों की आह है जो इस ट्रंप जैसे फेडोफाइल और ट्रंप जैसे सेक्सुअल अब्यूजर को बिल्कुल समझ के चलिए कि बेइज्जती की कगार पे ले जाएगी। और गाजा पे जितने जुल्म इजराइल अमेरिका ने किए हैं, इसका बदला इसी दुनिया के अंदर लिया जाएगा। ये बर्बाद होंगे, ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन फिर अगर बात नैतिकता की होगी इमरान खोकर जी, तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि हमास ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, उन बच्चों की आह का क्या?
हमास अगर का- अगर अगर ये हमास- पॉइंट आप रेज करेंगे तो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कर रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं बहुत शॉर्ट में। विवेक जी, अगर अक्टूबर 2023 एक टेररिज्म एक्ट है, मैं भी मानता हूं, उसके बाद अगर 2.5 साल तक गाजा के मासूमों के साथ जुल्म ज्यादती की गई, इसी नेतन्याहू ने, इसी ट्रंप ने, इन्हें भी टेररिस्ट एक्ट माना जाना चाहिए। और आईसीजे के अंदर इस बात से मैं सहमत हूं, इस बात से मैं सहमत हूं कि जो डिस्ट्रक्शन गाजा में किया गया वो भी ठीक नहीं था। आपने हमास से बदला ले लिया, हमास की लीडरशिप को मार गिराया, हमास के तमाम टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, लेकिन गाजा के मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था, बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था और ना ही औरतों को निशाना बनाया जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल सकता है? ये फाइनल क्वेश्चन मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं और आप मेहमानों को शुक्रिया कहता हूं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।